नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑल रिपोर्ट के इस ऑसम से यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए बात करते हैं, ये है हमारी एनसीईआरटी टू लक्ष्मीकांत सीरीज, जहाँ पे हम यहाँ पे पूरी इंडियन पॉलिटी को संपूर्ण खत्म तरीके से करेंगे। और इसके लिए हम क्या करेंगे, एमसीक्यू फॉर्मेट का सहारा ले रहे हैं, जहाँ पे हम क्वेश्चंस के फॉर्मेट में पूरी एनसीईआरटी को और सारी लक्ष्मीकांत को खत्म करेंगे। कॉन्सेप्ट वाइज, टॉपिक वाइज यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि ये है हमारा राजस्थान पटवारी का क्रैश कोर्स, जिसे आप यहाँ पे ले सकते हैं ऑली बोर्ड की वेबसाइट या फिर ऑली बोर्ड की ऐप से। और अगर आप इस पे 50% का डिस्काउंट चाहते हैं दोस्तों, तो आप सक्सेस कोड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसी तरीके से ये है हमारा हाई कोर्ट आरओ का बैच, और उसी तरीके से ये है हमारा यूपीपीसीएस आरओ का बैच। और इन सभी की इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी, ऑलीपोर्ट की वेबसाइट पे और ऑलीपोर्ट की ऐप पे यहाँ पे प्रोवाइड होगी। और इन पे अगर आप किसी भी तरीके का ऑफ चाहते हैं, तो आप सक्सेस कोड का इस्तेमाल करके 50% तक का यहाँ पे ऑफ पा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रस्तावना में लगातार हम बात करते चल रहे थे, क्वेश्चंस को देखा, तो एक बार आते हैं यहाँ पे और प्रस्तावना के टेक्स्ट को देखते हैं। तो प्रस्तावना यहाँ पे क्या कहती है, तो ये जो वर्ड आपको दिख रहे हैं, इन्हें आपको बहुत अच्छे से इनके सीक्वेंस को ध्यान रखना है। हमने देखा है वैसे, दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, भारत को बनाएंगे एक सोवरिन, यानी प्रभुत्व संपन्न, सोशलिस्ट समाजवादी, सेकुलर पंथ निरपेक्ष, डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक और रिपब्लिक गणतंत्र देश बनाएंगे, एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, और सभी जो भी सिटीजन है उनका सुनिश्चित करेंगे क्या, जस्टिस यानी न्याय। कौन सा, सोशो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, और साथ में यहाँ पे प्रमोट करेंगे अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी। क्या प्रमोट करेंगे, फ्रेटर्निटी को, बंधुत्व को प्रमोट करेंगे। assuring the dignity of individual and unity and integrity of the nation in our constituent assembly on the day 26th November 1949 to hereby adopt, enact and give ourselves to this constitution। तो ये सारी बात यहाँ पे हमारी प्रस्तावना कहती है, और इसी को हम लगातार आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कुछ इंग्रेडिएंट्स हमारे प्रियम्बल में क्या है। बात करते हैं प्रियम्बल को, अगर हम देखें तो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है, तो कुछ खास इंग्रेडिएंट्स को देखते हैं। जैसे सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है हमारे संविधान का, ये हमारी प्रस्तावना बताती है। और प्रस्तावना यहाँ पे कहती है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी यानी अधिकार का स्रोत, शक्ति का स्रोत क्या है, पीपल ऑफ इंडिया। क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारी जो प्रस्तावना है वो कहाँ से स्टार्ट है, वी से स्टार्ट, वी द पीपल। वी द पीपल से हमारी प्रस्तावना स्टार्ट होती है, इसलिए सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या हो जाएगा, पीपल ऑफ इंडिया हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। तो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट की अगर हम बात करें कि भारत की प्रकृति कैसी होगी, भारत किस प्रकार का देश होगा, यहाँ पे भारत किस प्रकार का होगा, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक देश होगा। किस प्रकार का, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक प्रकार का देश यहाँ पे भारत होगा। तो ये बात भी यहाँ पे क्या, कौन कहता है, आपका प्रस्तावना बताती है हमें। आगे बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, हमारे संविधान के लक्ष्य क्या होंगे, ये बात भी यहाँ पे प्रस्तावना द्वारा बताया जाता है। और इसमें प्रस्तावना कहती है कि हमारे संविधान के लक्ष्य होंगे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यानी न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ये होंगे हमारे क्या, हमारे होंगे संविधान के लक्ष्य। चौथी बात यहाँ पे जो प्रस्तावना हमारे सामने लेके आती है, कि प्रस्तावना को अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो हमें यहाँ पे डेट ऑफ अडॉप्शन भी देखने को मिलता है, यानी किस दिन को हमारा संविधान अपनाया गया था। ये डेट है 26 नवंबर 1949। ध्यान रखेंगे कि यही डेट को हम एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे और एज अ लॉ डे के तौर पर बनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे एज अ लॉ डे के तौर पर हम इसे यहाँ पे मनाते हैं। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है बिल्कुल एकदम अच्छे से। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने है और आपको इस क्वेश्चन को करना है अटेम्प्ट यहाँ पे अब। ठीक है, चलिए। थोड़ा सा लगता है एनिमेशन खराब हो गया। Which of the following is not a nature of Indian state according to preamble?
तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रस्तावना के अनुसार, मैंने आपसे पहले ही कहा था, पहले हम इजी क्वेश्चंस को लेके चलेंगे, फिर हम टफ क्वेश्चंस के चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचर ऑफ इंडियन स्टेट अकॉर्डिंग टू प्रियम्बल। तो यहाँ पे अगर हम देखें प्रस्तावना के हिसाब से कौन सी चीज है जो हमारे संविधान की एक प्रकृति नहीं है, हमारे देश की एक प्रकृति नहीं है प्रस्तावना के अनुसार। सोवरेन, सोशलिस्ट, रिपब्लिक या फिर थियोक्रेटिक। चलिए, कौन सी एक हमारे संविधान के अनुसार, प्रस्तावना के अनुसार हमारे देश की प्रकृति नहीं। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो सोवरेन, सोशलिस्ट, ये दोनों तो साफ साफ प्रस्तावना में शब्द दिए गए हैं। रिपब्लिकन शब्द भी दिया गया है, बट थियोक्रेटिक शब्द का कहीं पे इस्तेमाल नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा सही जवाब। थियोक्रेटिक शब्द का कहीं कोई इस्तेमाल नहीं है और ये हमारे देश की किसी भी प्रकार से प्रकृति नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन केस ऑफ सोवरेन इंडिया। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सोवेनिटी को, इसको हमने समझा है पहले भी, सोवेनिटी यानी संप्रभुत्व भारत जो है, संप्रभुत्व भारत है, उसके लिए अगर हम देखें तो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो सोवरिन का मतलब होता है अथॉरिटी टू टेक योर ओन डिसीजन, अपने फैसले लेने की पूरी तरीके से आजादी। अगर हम इंडियन सोवेनिटी की बात करें तो कौन सी बात यहाँ पे नॉट करेक्ट होगी? इंडिया इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी कंट्री, इंडिया इज नॉट अ कॉलोनी टू एनी अदर कंट्री, it can give any part to its country of its country to any other country. India is obliged to obey the UN in its internal affair. चलिए, तो यहाँ पे सोवेनिटी का मतलब है कि अपने फैसले लेने की संपूर्ण आजादी, पूरी आजादी। और यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि डी ऑप्शन यहाँ पे क्या कह रहा है कि इंडिया इज ऑब्लिग्ड टू ओबे द यूएन इन इट्स इंटरनल अफेयर। इंडिया यहाँ पे मजबूर है कि उसे क्या करना पड़ेगा, यूएन में जो भी बात कहेगी उसे अपने इंटरनल अफेयर्स में लागू कराना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये इंडिया की सोवेनिटी के खिलाफ जाएगा। और इंडिया क्या है, एक सोवरेन कंट्री है। हमने पहले पेज पे ही लिख के सबको दुनिया को बता दिया था। तो सोवेनिटी का मतलब यही है कि अथॉरिटी टू टेक योर ओन डिसीजन, पूरी तरीके से आप स्वतंत्र हैं अपने खुद के फैसले लेने के लिए। तो हमारी जो संसद है यहाँ पे वो जो फैसला लेगी वो पूरी तरीके से स्वतंत्र होके लेगी, किसी बंदिश, बिना किसी के। चलिए, और हमें कोई मजबूर भी नहीं। ध्यान रखना है इसी कीवर्ड्स को जो हमारी प्रस्तावना में है। ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, क्रिटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सारे वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं सोवरिन जो शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? इंडिया पूरी तरीके से आज़ाद है अपने फैसले लेने के लिए, इंटरनल और एक्सटर्नल। जैसे कि अब एक बात करते हैं, 1949 में इंडिया ने जो कॉमनवेल्थ नेशंस को ज्वाइन किया, तो वो एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन था और वो किसी भी तरीके से इंडियन सोवेनिटी को क्या नहीं करता, हार्म नहीं करता है। चलिए, तो यहाँ पे इस तरीके से कोई एक फैक्चुअल क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया ने कॉमनवेल्थ नेशन को किस ईयर में ज्वाइन किया? 47, 49, 50 या 52? इंडिया ने यहाँ पे कॉमनवेल्थ नेशंस को किस ईयर में यहाँ पे ज्वाइन किया था? 47, 49, 50 या 52? चलिए देखते हैं। तो इंडिया ने यहाँ पे कॉमनवेल्थ नेशंस को कब ज्वाइन किया था? 1949 में यहाँ पे ज्वाइन किया था। हमने जस्ट अभी पीछे देखा है कि 1949 में इंडिया ने कॉमनवेल्थ नेशंस को क्या किया था? ज्वाइन किया था। अब आगे बात करते हैं सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट शब्द का मतलब ये होता है, अगर हम बहुत सिंपल भाषा में समझें, इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, संसाधनों का समान रूप से वितरण जो होता है उसे हम कहते हैं सोशलिस्ट। बस इतना अच्छे से थोड़ा सा ध्यान रखें, बाकी थोड़ी चीजें इसके बारे में हम देखते हैं। इस वर्ड को 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा संविधान में ऐड किया गया था। तो मतलब ये पहले से नहीं था, इसे बाद में संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में हमें इसके प्रोविजंस देखने को मिल जाएंगे।
ध्यान रखिएगा, कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास किया था तब अपने अवधि सेशन में 1955 में, जहाँ पे उसने सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी की बात की थी। ठीक है? हमें मालूम है जवाहरलाल नेहरू जी सोशलिज्म के ऐसे ही बहुत ज़्यादा करीब थे, उन्हें सोशलिज्म बहुत ज़्यादा पसंद था। तो यहाँ पे इस टाइम सोशलिज्म इंडिया में ज़्यादा थोड़ा मजबूत होगा, ये तो हमें देखने को ही मिलता। बट इंडिया ने यहाँ पे ध्यान रखिएगा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को अपनाया है, ना कि कम्युनलिस्ट सोशलिज्म को अपनाया है, जिसे स्टेट सोशलिज्म भी कहा जाता है। तो इंडिया में क्या है, हमारा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, समाजवादी क्या है, लोकतांत्रिक समाजवाद है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन अब आपको करना है कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जिसके बारे में अभी हमने बात की, लोकतांत्रिक समाजवाद, ये किन चीजों के अंत करने की बात करता है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार डेमोक्रेटिक सोशलिज्म किसको अंत खत्म खत्म करने की बात करता है, पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिसीज या ऑल ऑफ दिस। चलिए, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म किसको खत्म करने की बात करता है, पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिसीज या ऑल ऑफ देम। तो यहाँ पे दोस्तों किसको खत्म करने की बात करता है, ऑल ऑफ देम, सभी को खत्म करने की बात करता है यहाँ पे क्या, आपका डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। इस बात को आप बहुत अच्छे से, बहुत सही तरीके से ध्यान रखिए। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो है, यहाँ पे हम इसके बारे में अगर बात करें तो इंडिया ने यहाँ पे सोशलिज्म जो है, रशियन सोशलिज्म जो हमें देखने को मिलता था वो नहीं अपनाया, इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई। सोशलिज्म में मैक्सिमम चीजें जो भी होती हैं, सिंपल तरीके से समझे, यहाँ पे सारी चीजें प्रोडक्शन कौन कर रही होती है, एक तरीके से सरकार, सब कुछ सरकार के हाथ में होता है। तो इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में, यानी हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी है। ठीक है, दोनों मिलके साथ में करते हैं और इसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। और यहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो है ये एंड करने की बात करता है पॉवर्टी को, इग्नोरेंस को, डिसीज को और इनइक्वालिटी को, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को। चलिए, अगर हम इंडियन सोशलिज्म को देखें तो इट इज ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म। मार्क्सिज्म और गांधीज्म का यहाँ पे पूरा ब्लेंड देखने को मिलता है हमें इंडियन सोशलिज्म। बट जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई 1991 में, तो जो हमारा अभी का सोशलिज्म है वो थोड़ा डाइल्यूट हो गया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारा जो सोशलिज्म था वो थोड़ा डाइल्यूट हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम सेक्टर जो थे, पब्लिक सेक्टर जो थे, वो किसको दे दिए गए, प्राइवेट को, और यहाँ पे इकोनॉमी को ओपन कर दिया गया सभी सेक्टर्स में। चलिए बात करते हैं सेकुलरिज्म। इस वर्ड को हमें बहुत अच्छे से समझना होगा। तो यहाँ पे हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं और अंग्रेजी माध्यम के भी जो छात्र हैं, वो थोड़ा यहाँ पे बहुत अच्छे से इस चीज को समझें। सेकुलर शब्द को अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो इसके दो शब्द निकल के आते हैं, एक आता है पंथ निरपेक्ष और एक आता है धर्म। ये दोनों ही इसके क्या हैं, ट्रांसलेशन। बट इन दोनों शब्दों का मतलब अलग है, और हमने प्रस्तावना में कौन से शब्द का इस्तेमाल किया है, पंथ निरपेक्षता का किया है, ना कि धर्मनिरपेक्षता का किया है। तो हमने इस्तेमाल इसका किया, धर्मनिरपेक्षता शब्द का क्यों नहीं इस्तेमाल, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इसे समझना चाहते हैं तो हमें समझना होगा ये जो सेकुलर है, वर्ड है, ये एक वेस्टर्न शब्द है। ठीक है, तो ये आम बात है, वेस्ट में जो सेकुलरिज्म का मतलब होगा उसे बताता होगा। वेस्ट में देखिए क्या है, सेकुलरिज्म का मतलब है कि स्टेट और रिलीजन, इन दोनों के बीच में कोई लेना देना नहीं, कंप्लीट सेपरेशन है स्टेट और रिलीजन का, पूरी तरीके से। स्टेट किसी तरीके से रिलीजन में इंटरफेयर करेगा ही नहीं, ये है वेस्टर्न कॉन्सेप्ट सेकुलरिज्म का। बट इंडिया का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐसा नहीं है। इंडिया इस कॉन्सेप्ट, सेकुलरिज्म एज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, सेकुलर इस पॉजिटिव में एक और पॉजिटिव कॉन्सेप्ट देता है। ठीक है, एंड दैट इज पंथ निरपेक्षता। तो यहाँ पे इंडिया कहता है कि धर्मनिरपेक्षता का तो मतलब यही हो गया, स्टेट और रिलीजन के बीच में कोई लेना देना नहीं है, टोटल सेपरेशन। बट अगर हम इंडिया के केस में देखें तो महात्मा गांधी ने खुद कहा था
कि इंडिया के केस में आप रिलीजन को किसी तरीके से पॉलिटिक्स से अलग कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है इंडिया के केस। और हमारे यहाँ बहुत बार स्टेट रिलीजन में इंटरफियर करता है, कानून के द्वारा फंक्शंस में भाग लेता है, बहुत चीज़ों में भाग लेता है। और जब अगर यहाँ पे सेकुलरिज्म होता तो वो बिल्कुल भी ऐसी कोई चीज़ नहीं करता। तो यहाँ पे बात करें पंथ निरपेक्षता क्या होता है? पंथ निरपेक्षता यहाँ पे होती है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। इसके आधार पर, धर्म के आधार, धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। और राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पे, सभी धर्म को क्या मिलेगी? मान्यता मिलेगी कि यस आप एक धर्म। तो यहाँ पे मेन अगर हम समझें इस कॉन्सेप्ट को, सेकुलर जो कॉन्सेप्ट है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, इंडिया ने इसका एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट दिया है। और वो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट क्या है कि हम सबसे पहले सभी धर्मों को रिकॉग्निशन देंगे। ठीक है, यस आप एक रिलीजन है, और किसी के साथ भी किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन या फिर हम भेदभाव नहीं करेंगे किस आधार पर? धर्म के आधार पर। तो ये है इंडियन सेकुलरिज्म, इसे हम कहते हैं क्या है? इंडियन सेकुलरिज्म, इसे हम कहते हैं इंडियन सेकुलरिज्म। चलिए, ये क्या है हमारा इंडियन सेकुलरिज्म, जिसे हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना। डन, यहाँ पे बहुत अच्छे से एकदम बढ़िया तरीके से। चलिए आगे बात करते हैं। तो अब आपको बताना है विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेकुलर स्टेट इन इंडिया। यहाँ पे हमारा जो पंथ निरपेक्षता वाली बात है, वो कौन सी इंडिया में नहीं फॉलो होती? नॉट एन एलिमेंट, civil equality, freedom of religion, no religious education by state, taxation on religious property. चलिए क्या होगा सही जवाब? यहाँ सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? टैक्सेशन ऑन रिलीजियस प्रॉपर्टी। तो ये किसी तरीके का टैक्स हम नहीं लेते रिलीजियस प्रॉपर्टी से, क्योंकि टैक्स नहीं तो किसी को आपस में दिक्कत नहीं कि उनसे ज्यादा टैक्स, हमसे कम टैक्स लिया जा रहा है। तो ये सब चीजें। चलिए अब आपसे पूछ रहा है सेकुलर शब्द जो है, यानी इसका सही मतलब क्या है, आपको ये बताना है। All religion are equal in eye of government. Passion importance to religion related to minorities. One religion is promoted by government या none of these. यहाँ पे हमने देख लिया है all religion are equal in eye of government. सभी रिलीजन समान है, धर्म समान है सरकार की नजर में। तो ये सेकुलर शब्द जो हमने पढ़ा, इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं कि इसे संविधान के अंदर प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था। तो इसे भी 42nd अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे साफ तौर पे अगर सुप्रीम कोर्ट की हम जजमेंट देखें तो वो कहता है कि सेकुलर स्टेट, ये वर्ड प्रॉपर तरीके से कहीं मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। बट आर्टिकल अगर हम 25 से लेके 28 को देखें तो ये साफ तौर से इसकी बात करता है, सेकुलरिज्म की ही बात करता है। तो इंडिया ने क्या अपनाया है? पॉजिटिव कॉन्सेप्ट अपनाया है। ऑल रिलीजन इन वन कंट्री irrespective of their strength have the same status and support from the state. तो यहाँ पे सेम स्टेट स्टेटस और सेम सपोर्ट यहाँ पे गवर्नमेंट इन्हें प्रोवाइड करेगी। अगला शब्द आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक शब्द जो है इसका मतलब होता है क्या? कि लोग अपनी सरकार स्वयं चुनते हैं, लोग अपनी सरकार स्वयं चुनते हैं। तो अब हमें यहाँ पे थोड़ी सी चीज समझनी होगी डेमोक्रेटिक के बारे में। डेमोक्रेसी दो तरीके की, एक हो सकती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग क्या करते हैं? अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, यानी रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। इसलिए आप इसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र भी कह सकते हैं। क्लियर है? अब दूसरी जो होती है वो होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग डायरेक्ट हिस्सा लेते हैं किसमें? डिसीजन मेकिंग। और ये आपकी चार तरीके से होती है। जो होती है आपकी क्या? रेफरेंडम, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल
और प्लेबिसाइट। ठीक है, ये 4 तरीके की हमारी डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, जिन्हें अभी हम आगे देखेंगे। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी यहाँ पे अगर हम बांटे तो 2 तरीके से हो सकती है। एक हो सकती है पार्लियामेंट्री, ठीक है। दूसरी हो सकती है प्रेसिडेंशियल, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल, संसदीय और अध्यक्ष या फिर राष्ट्रपति। और यहीं पे अगर हम डेमोक्रेसी को और तोड़ेंगे तो डेमोक्रेसी 2 तरीके से निकल के आ सकती है। हेड ऑफ द स्टेट के आधार पर मोनार्की यानी राजशाही, और दूसरा हो सकता है यहाँ पे हमारा रिपब्लिक यानी गणतंत्र। तो इन सब चीजों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है डेमोक्रेटिक को समझते हुए, जिसे हम अपने आगे के सेशन में समझेंगे और इसी से संबंधित हम प्रश्नों को भी करेंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही दोस्तों यारों। तो बने रहिएगा यहाँ पे ऑली बोर्ड के साथ और जुड़े रहिएगा हमारे साथ इसी तरीके से आगे बढ़ने के लिए। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। और चैनल को लाइक करके वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।